शांकरी यानी शंकर की पुत्री जो खुशियां बांटने निकली तो नर्मदा कहलाई। नर्मदा, गिवर ऑफ प्लेजर। अमरकंटक से निकल पहाड़ों मैदानों में छलांग लगाती अल्हड़ युवती सी नर्मदा भले ही अपनी मौज में बहती दिखे, पर ख्याल सबका रखती है। तभी तो जिसने इसकी ओर कातर दृष्टि से देखा, उसने अपने कष्टों को नर्मदा में दूर बहते पाया। सबकी भूख मिटाने वाली, सबकी प्यास बुझाने वाली नर्मदा ने खुद भले ही प्यार में धोखा खाया, भले ही खुद का विश्वास टूटा, पर उसने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। अपने आंसुओं को छिपा लोगों के आंसू पोंछने चल पड़ी। जीवन से हारे लोग नर्मदा के किनारे आए तो आशा और उमंग से भर गए। नर्मदा ने लोगों को जीना सिखाया, हंसना सिखाया, नाचना और अलमस्त रहना सिखाया। ये नदी से देवी और देवी से मां बन गई। पर शिव के लिए हमेशा एक बेटी ही रही। और हर पिता की भांति त्रिलोकीनाथ शिव कहीं सिद्धनाथ बनकर एक किनारे पर बैठ जाते हैं तो कहीं रिद्धनाथ बनकर दूसरी ओर। और जब ज्यादा ही चिंता सताने लगे तो ओंकारेश्वर बनकर पुत्री के वात्सल्य में बीच में बैठे दिखाई देते हैं। असंभव को भी संभव करने वाली, असाध्य रोगों को ठीक करने वाली, धनहीनों को धनवान बनाने वाली, खोई प्रतिष्ठा दिलाने वाली नर्मदा के पास जो आया वो संतुष्ट हुआ। जिसने इसके तटों के सौंदर्य को देखा वो अभिभूत हुआ। जिसने परिक्रमा की वो तृप्त हुआ। लेकिन सबको तृप्त करने वाली शांकरी आज भी अतृप्त है। और तभी तो सागर में मिलते ही फिर चल पड़ती है अमरकंटक से। नर्मदा अतृप्त है और इसलिए इसकी यात्रा अंतहीन। ऋषियों ने, अवतारों ने यहां सिद्धि पाई, पर इसके रहस्यों को कोई भी नहीं जान पाया। पर जानने का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। और इसी क्रम में कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया गया है शांकरी, एक अतृप्त धारा में। एक अंतहीन और अविनाशी यात्रा के साक्षी बनिए शांकरी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अमित क्षीरसागर है और आज मैं बात करने वाला हूँ संजय त्रिपाठी जी से। संजय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। धन्यवाद अमित जी, मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित आपने किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित जी पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत हूँ और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का महिला एवं बाल विकास विभाग है, उस विभाग में मैं कार्य कर रहा हूँ गए सालों से। और वर्तमान में मैं हरदा जिला है यहाँ पर पोस्टिंग है मेरी, जो भोपाल के पास में है, खंडवा और भोपाल के बीच में पड़ता है हरदा जिला, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। नर्मदा के किनारे का ही जिला है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो सर, आपने नर्मदा के ऊपर आपने एक पुस्तक लिखी है शांकरी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इसका आइडिया कहाँ से आया। अमित जी, एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ मूल रूप से उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद भी हम लोग क्या हुआ कि फिर हमारे फादर भी सर्विस में थे, ग्वालियर रीजन में ही वो रहे, और फिर हम लोगों का भी पूरा बचपन और उसके बाद पढ़ाई ग्वालियर में हुई, सर्विस भी लगी, तो ग्वालियर के आसपास ही हम लोग सर्विस में करता रहा। तो नर्मदा के बारे में कुछ बहुत ज्यादा मेरी कोई पकड़ नहीं थी, ना मेरा कोई ऐसा विचार था, ना कुछ ऐसी मेरी पहुंच थी नर्मदा तक। सिर्फ एक नदी के रूप में मैंने सुन रखा था कि जैसे सब नदियां हैं, और नदी के बारे में भी मेरा ये मानना था कि जो एक धरती का एक प्राकृतिक एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो ड्रेनेज सिस्टम में नदी होती है कि अपना पानी बहा के ले जाना, इतना बार मैं जानता था। पर मेरी जब पोस्टिंग हुई यहाँ पर होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिला नर्मदा के किनारे का सबसे बड़ा जिला है अमित जी। नर्मदा की जो 1312 किलोमीटर की लंबाई है, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई अगर कोई जिला कवर करता है तो होशंगाबाद कवर करता है। लकीली मेरी वहां पोस्टिंग हो गई,
तो पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि लोग वहाँ नर्मदा, अब तब सबसे पहले तो मेरे को स्ट्राइक किया यही बात कि नर्मदा को लोग नर्मदा जी क्यों कहते हैं, फिर जय माई जय नर्मदा जी ये कहते थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि नदी को क्यों इतना देवी के रूप में लोग मान रहे हैं। और धीरे धीरे जब मैं वहां रहने लगा, लोगों से मिला, लोगों के अनुभव, खुद के भी जो अनुभव शुरू हुए, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ वहां। और वो ट्रांसफॉर्मेशन की वो प्रक्रिया इतनी लंबी चली क्योंकि मैं बहुत सालों तक रहा फिर वहां, और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कम से कम 6-7 साल तक के वो प्रक्रिया चलने के बाद फिर ये स्थिति हुई। इसी बीच में मैंने कुछ और भी लिखा था, लेकिन नर्मदा के ऊपर जब 6-7 साल में वहां रहा तो फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त हुआ कि फिर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को नर्मदा के बारे तो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आप जो कह रहे हैं। तो जैसे आप नर्मदा मैया के बारे में आप कह रहे हैं, वैसे जैसे मेरी नर्मदा परिक्रमा हुई थी 2016 में, जैसा आप आपका एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तो मुझे भी एक उसी प्रकार का एक एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं नर्मदा परिक्रमा कभी कर पाऊँगा या मध्य प्रदेश में जाऊँगा कभी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो बीइंग एन इंजीनियर उधर जाना, फिर नर्मदा परिक्रमा करना इतनी बड़ी, तो बहुत सारे अच्छे मेरे भी अनुभव थे जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की थी। जैसे उधर मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, उनकी जो सेवा भाव है उधर के लोगों का, वो बहुत ही मेरे मन को छू गया था। तो जैसे फिर मेरा एक जैसे कनेक्शन हुआ जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की उन लोगों के साथ या उस जगह के साथ, जैसे एक जादुई नगरी मुझे ऐसा लगा खींचती है लोगों को जैसे हम उधर जाते हैं। तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस मेरा एक अच्छा था, और वैसा आपका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है आपसे मिलेंगे उसके रिगार्डिंग। और जैसे आपने माइथोलॉजी विषय पर आपने कई पुस्तकें भी लिखी है। इतिहास सबका आधार है। बिना इतिहास किसी भी वस्तु का, किसी भी शक्ति का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। किसी के बनने की आखिर कोई तो प्रोसेस होगी, और वही प्रोसेस इतिहास है। हमारे भगवान का भी इतिहास है। उनकी बनने की प्रक्रिया में धर्म और इतिहास एक साथ चलते हैं। जहां धर्म आस्था का विषय है, वहीं इतिहास तार्किकता का। आस्था भी उस समय तक अस्थिर है जब तक कि तार्किकता के साथ जाना न जाए। तुलसी ने भी मानस में लिखा है, जानहि बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। हमारे धर्म अनेक बार कपोल कल्पना लगते हैं, पर उन सब में खंड खंड ही सही, किंतु इतिहास मिलता है। जैसे गणित की भाषा में कहें तो किसी रेखा का A to B भाग है, B to C गायब है, पर C to D है। अब अगर B to C को एज्यूम कर लें तो पूरी रेखा A to D बन जाएगी। यही कनेक्शन हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास की किताबों में है। कुछ भाग स्पष्ट है, कुछ एज्यूम किए जाएं तो पूरा प्रवाह बन जाता है। यही ऑब्सक्योर संकेत मैंने पाए जब इतिहास को पढ़ा और उन्हें धर्म ग्रंथों से कनेक्ट किया, तो स्पष्ट तस्वीर बनती दिखी। इसी आधार पर राम को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लिखना शुरू किया, और मेरा राम मेरा देश तैयार हुई, जो राम के साथ आर्यों का दक्षिण अभियान और फिर आर्य द्रविड़ एकीकरण का ही इतिहास है। मथुरा ईश में कृष्ण के समय की राजनीतिक स्थिति, जिसमें आर्यों के दृढ़ता से इस देश में पैर जमाने के बाद जमीन के लिए आपसी संघर्ष और कृष्ण के द्वारा धार्मिक एकता से राष्ट्र की राजनीतिक एकता स्थापित करने की कहानी है। नीलकंठ की बात करें तो इसमें आर्यों का इस भूमि पर आने से पहले का इतिहास, मेसोपोटामिया और वहां की असुर संस्कृति, सिंधु के द्रविड़ों से उनके संबंध, आर्य द्रविड़ संघर्ष की परिणति देवासुर संग्राम, और अंत में द्रविड़ देव शिव और आर्यों के नायक विष्णु के प्रयास से आर्य द्रविड़ संविलियन और हिंदू धर्म का उदय का इतिहास है। इतिहास के साथ एक बात स्पष्ट है, ये जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। तभी ये वर्तमान के लिए उपयोगी है और भविष्य के लिए योजना बनाने का आधार। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं, और यही चूक होती है।
हम इसे जैसा है वैसा स्वीकार न कर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के प्रयास में अपने अनुसार इसमें छेड़छाड़ करने लगते हैं और यह निरर्थक हो जाता है। ईश्वरत्व तक पहुंचे हमारे नायकों द्वारा विषम परिस्थितियों में किए गए कार्य अचंभित करने वाले हैं, किंतु हम उन्हें सर्वशक्तिमान, झटपट चमत्कार करने वाले मानकर उनकी उपलब्धियों को कम कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें इतिहास के आईने में देखें ताकि उनके महान कृत्य हमें प्रेरित कर सके। इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मतलब जैसे मैंने आपने कुछ और श्री राम के बारे में या कुछ तो उसके रिगार्डिंग हाँ, आप बात जी करना हाँ, जी चाहेंगे हाँ। कुछ? मेरी ओके। हाँ, जी मेरी 3 किताबें इससे पहले आई थी और मैं माइथोलॉजी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके ओके। लिखने का मेरा जॉनर रहा है। सबसे पहले मैंने मेरा राम मेरा ओके। देश किताब लिखी थी 2016 में और उसके बाद 2017 ओके। में मथुरा ईस्ट के नाम से किताब आई थी, जो कृष्ण के ऊपर थी। और फिर ओके। 2018 में मेरी किताब आई थी नीलकंठ, जो भगवान शिव के ऊपर है। बट ये तीनों कैरेक्टर को एक्चुअली मैंने लिखा था अमित जी। मेरा जो ओके, ग्रेट ग्रेजुएशन है सर। वो भी, मैं भी इंजीनियर हूँ आपके जैसा। तो सिविल इंजीनियर था। वो एक सिविल इंजीनियर, जब मैंने प्रतियोगिता परीक्षा दी, सिविल सर्विसेज ओके। के एग्जाम दिए, तो हिस्ट्री को सब्जेक्ट ले लिया मैंने। हिस्ट्री उससे पहले जैसा नर्मदा जी के साथ हुआ वैसे हिस्ट्री के साथ भी हुआ। हिस्ट्री भी मेरा कोई बहुत पुराना ओके। ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, ना कोई मेरा इंटरेस्ट था पहले से। बट जब मैंने ओके। हिस्ट्री को पढ़ा तो मैं उसमें डूब गया अमित जी। और ऐसा डूबा कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छा। अपने चारों तरफ वो हिस्ट्री के पात्र दिखाई देते थे। तो चूंकि हम लोग क्या है कि हम लोगों का बहुत ट्रेडिशनल इस तरह के परिवार हैं जिनमें शुरू से ही रामायण और महाभारत की बातें होती आई हैं। रामलीला और महाभारत के पात्रों को हम लोग ओके। मंचन देखते रहे हैं और हाँ। सभी लोग हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म में कि किस तरह से हमारे एपिक कहानियों को कहते हैं। तो मुझे लगता, जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये निश्चित रूप से माइथोलॉजी के जितने भी हमारे पात्र हैं, पौराणिक पात्र, ओके। उन सबकी हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है। हिस्ट्री के किताबों में ओके। मेरे को वो ऑब्सक्यूर कनेक्शन दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि ये अच्छा। इनको क्यों ना मैं इतिहास के संदर्भ में लिखूं। फिर मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने राम को लिखा कि राम की यात्रा क्या थी और किस तरह से राम दक्षिण में गए, और दक्षिण जो पूरा अनजान देश था, वहाँ द्रविड़ों के साथ मिलकर कैसे राम ने हिंदू संस्कृति को वहाँ एक करके वो किया, कैसे उन्होंने शिव को अपना भगवान माना। ये सब चीज़ों को अच्छा। मैंने लिखा, काफ़ी अच्छा लोगों को लगा भी। फिर कृष्ण के ऊपर लिखा कि कृष्ण ने किस तरह से ओके। इसको भारत को यूनाइटेड किया था सबसे पहले। क्योंकि महाभारत को ये कहा जाता है कि हमारे हमारे देश में धरती के लिए, भूमि के राइट, लिए अगर राइट। कोई लड़ा गया पहला युद्ध तो महाभारत का था। ओके। इससे पहले हम लोग भूमि के लिए नहीं लड़ते थे, आपस में कबीले लड़ते थे ओके। एक दूसरे से, लेकिन भूमि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो महाभारत सबसे पहले वो इशू बना और फिर वो कृष्ण ने वो पूरा महाभारत पर उनके उसमें रहा नेतृत्व में। और वो पूरा का पूरा किस तरह से भूमि के लिए लड़ा गया युद्ध, जिसमें पूरा देश जुड़ा, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा आर्यावर्त और पूरा दक्षिणावर्त सब कुछ उसमें थे। तो वो मैंने लिखा। उसके बाद फिर नीलकंठ जो मैंने लिखा था वो अमित जी मेरी पूरा इतिहास का, जो मैंने पहले का भी पढ़ा बाकी और देशों का, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब हम लोग अपने इतिहास की बात करते हैं तो हमारे इतिहास के साथ ऐसा तो नहीं कि हम भारत में ही चीजें घट रही हों, घटनाएं घट रही हों। घटनाएं तो पूरे विश्व में घट रही होंगी। तो उस समय और जगह क्या हो रहा था, ये मेरी एक जिज्ञासा होती थी कि बाकी देशों में क्या हो रहा था, बाकी भूखंडों में क्या हो रहा था, बाकी प्रांतों में क्या हो रहा था, जब हम लोग यहाँ ये कर रहे थे। तब फिर मैंने जब इतिहास को खंगाला, मुझे मालूम पड़ा कि निश्चित रूप से जब हम यहाँ पे थे तो मेसोपोटामिया में भी एक सभ्यता थी, ओके। इजिप्ट में भी एक सभ्यता थी। ये सब सभ्यता, इवन चीन में भी बहुत पुरानी सभ्यता थी, जो हम सब लोगों के समकालीन लोग थे जो काम कर रहे थे अपनी अपनी जगह पर। फिर एक दूसरे का कनेक्शन हुआ कि किस तरह से आर्य आए मेसोपोटामिया में, आर्य थे पर्सिया में, थे पर्सिया और मेसोपोटामिया की जो असुर संस्कृति थी उससे किस तरह से वो निकल कर उनकी वहां भी लड़ाई हुई। फिर वो कैसे यहाँ पर आए, यहाँ द्रविड़ों के साथ किस तरह से उनका एक पहले संघर्ष हुआ, उसके बाद कैसे एक हुए, और शिव अल्टीमेटली किस तरह से सबसे बड़े देव महादेव अच्छा, बन के अच्छा। उभरे, वो मैंने नीलकंठ में लिखा था। लेकिन ये सब चीजें मैं लिखा था, पर नर्मदा जी का उस समय तक भी मेरा कोई ऐसा कनेक्शन वो कुछ नहीं था नहीं था। लिखने का उद्देश्य।
बाकी चीज़ों को हाँ, मतलब मैं ये मान के नहीं चला था कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो नर्मदा जी के ऊपर, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये तीनों तीनों किताबें तो अमित जी मैंने लिखी थी दिमाग से। जो मैं कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि तीनों किताबों में, और उसके बाद मेरा 2 साल का गैप रहा, 2.5 साल का। 2018 के बाद 2020 में अब जाके अक्टूबर में वो किताब आई है, 17 अक्टूबर को। तो लोग पूछते हैं कि ये 2 ढाई साल के गैप में आपने क्या, 3 किताबों के बीच में और नर्मदा की किताब के बीच में क्या अंतर है? तो मैं एक ही बात कहता हूँ अमित जी ओके। उनसे कि वो हाँ, तीनों हाँ। किताबें मैंने दिमाग से लिखी थी। क्या बात है! ये मैंने दिल से लिखी है। अच्छा। मुझे मालूम नहीं कि कैसे लिख गई, कैसे नर्मदा ने प्रेरणा दी और कैसे मैं लिखता चला गया, मुझे कुछ भी इसका वो नहीं है। क्योंकि मैंने कोई तर्क लगाया, मैंने ओके, कोई ओके। दिमाग भी नहीं लगाया, लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इतनी ज़बरदस्त अनुभूति थी ये कि तो वो अपने आप ये सच सब है, चीज़ें मतलब होती चली जैसे गई। बहुत सारे लोग जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है या मैंने भी की है, तो उधर बहुत सारे जो चीज़ें हैं जी हाँ, नर्मदा हाँ, तट पर, वो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिल से होते हैं और ऐसे कुछ चीज़ें हाँ, होते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे हम कुछ सोचते हैं हम ये करेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं, कुछ अलग ही बातें होती है, इस नर्मदा हाँ, परिक्रमा जब हम करते हैं। अलग ही बात है। ये बिल्कुल आपने राइट। सही कहा कि आप अगर कुछ तैयारी करके आ रहे हैं, कुछ सोच के आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं हाँ, होगा, पर जाने क्या होगा ये तो पता भी नहीं है। और ये हुँ, आपका ही हुँ। नहीं अमित जी, न जाने कितनों का, मेरा खुद का हुँ, अनुभव है। हुँ। और कई लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ, कई अच्छे-अच्छे लोग, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ अपनी इस पूरी हुँ, जर्नी के दौरान, अपनी हुँ। इस किताब में भी आप पढ़ेंगे, सांक्री में, कि मेरे को हुँ। लोग मिलते थे, तरह-तरह के हुँ, हुँ। लोग। एक मोंजा करके एक युवती थी, हुँ, हुँ, हुँ। जर्मनी से आई थी, 30 साल की लड़की, हुँ, हुँ, और हुँ। नर्मदा परिक्रमा में अकेली निकल गई पैदल। हुँ, उसको हुँ, हुँ। उसको 2 लोग मिले, सुजस करके थे, अच्छा, केरल के थे, अच्छा, और एक सरल करके थे, हरियाणा के। ये लड़के भी अच्छा। उनके साथ काम कर रहे थे, इंजीनियर थे दोनों। तो वो जो आपका ओके। अनुभव से मेरे को सुजस का अनुभव याद आ रहा है, वो टाटा, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, वो है ओके। ना टिस आपका, उसमें वो नौकरी करते हैं। सोशल साइंस वाला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसमें उसके उससे पास आउट होकर के फिर वो नौकरी कर रहे थे, तो फिर पता नहीं क्या उनको प्रेरणा हुई अच्छा, कि वो मेघा पाटेकर से जुड़ गए आके। मेघा पाटेकर से जुड़ने के बाद अच्छा। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम किया। अब काम करने के बाद हो सकता है ओके, आपके ही आसपास 2015-16 की घटना है उनकी, कि वो उनको लगा कि ओके। मेरे को भी कुछ नर्मदा जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तो वो उन्होंने परिक्रमा की। तो अब मैं, मेरे को मिले तो मैंने पूछा कि आपको क्या अनुभूति हुई? तो वो मेरे से कहते हैं साहब, वो अनुभूति सर क्या है, वो तो जो आपको हुई है वो मुझको हुई है। तो हमने कि बताओ तो कुछ। तो कहते हैं बताने का क्या है इसमें? तो अच्छा। मेरे को एक चीज़ लगी, मैंने फिर किताब में भी लिखा है, मुझे ये लगा कि जो नर्मदा में आके रम गया है ना, वो तो अमित जी फिर बोल ही नहीं पाता है, न जाने क्या हो जाता है। मैंने एक जगह लिखा है इसमें कि तेरे सफर की वाह! मस्ती पूछूं तो किससे पूछूं माँ, क्या बात है। जो तुझ में रम गया वो खामोश हो गया। तो आवाज ही नहीं आती, आदमी कहता है वो तो सब अनुभूति, अब पता नहीं क्या है। कहते हैं ना, जैसे किसी से पूछो आपको, जैसे कोई मिठाई हाँ। खिलाओ कि कितनी अच्छी लगी, तो वो कहेगा बहुत अच्छी लगी। फिर पूछो आप कितनी अच्छी, तो वो बहुत अच्छी के बाद उसके पास शब्द ही नहीं, वो कहेगा सही है, मैं क्या सही बता है। दूं कि कितनी अच्छी लगी। वो सब चीज नर्मदा के साथ है, क्या अनुभूति, क्या अनुभव है। अब मोंजा से मैंने पूछा हाँ, कि हाँ। तुम क्यों इतनी दूर चली आई जर्मनी से यहाँ, मेरे से ओके। कहती है हाँ, सर हाँ। सी कॉल्ड सो आई केम। अरे, मैंने कहा कि भैया ऐसा तो हम वो सुनते तो आते थे, हम लोग सब भारत के लोग हैं हुँ, कि चलो हुँ। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लेकिन विदेशी लोग, विदेशी युवक हुँ, युवती हुँ। अब कहने लगे हैं कि सी कॉल्ड सो आई केम। तो हमने कहा अब तुम क्या करोगी? बोले साहब मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या करूंगी, जो ये कहेगी वो मैं करूंगी। इतनी जबरदस्त अनुभूति। मैंने कहा वापस जाओगी क्या जर्मनी के? मुझे नहीं मालूम साहब, जो नर्मदा कहेगी वो करूंगा। ये ये सब अनुभव हाँ, हैं, जो हाँ। लोग समझते हैं, जो लोग देखे हैं, वो उनको बराबर। ही वो भाषा, हाँ, वही राइट। कहते हैं ना, वो हाँ, उसकी वैसे भाषा वही जैसे जानते हैं। मैं भी जब तो वो वाली नर्मदा बात है। परिक्रमा में था, तब मैं जब अमरकंटक पहुँचा था, तो अमरकंटक में हाँ, मुझे एक फॉरेनर मिले थे, वो हाँ, शायद यूरोप से थे। तो वो उन्होंने कहा हाँ, कि मैं अभी मुझे इधर 1-2 महीने हो हाँ, चुके हैं, मैं इधर ही हूँ और मैं नर्मदा परिक्रमा में हूँ।
तो फिर मैंने भी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपको कैसे पता हाँ, चला? तो हाँ। उन्होंने कहा मुझे पता चला और मैं नर्मदा परिक्रमा में अभी चल पड़ा हूँ। हाँ, तो मैं इधर ही आश्रम में कुछ रहने वाला हूँ थोड़े दिन बाद और मेरी अभी हाँ, परिक्रमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में। तो वैसे मेरी उनके साथ जो मीटिंग थी वो कुछ ज़्यादा हाँ। बड़ी नहीं थी, छोटी थी। लेकिन उनसे जी। मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब वो हाँ, हाँ। जो नर्मदा परिक्रमा है उसकी जो जानकारी है वो इतनी फैल रही बहुत सारी जगह नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन बहुत सारी जगह भी नर्मदा हाँ, परिक्रमा के बारे में लोग जानने लगे हैं और उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी है उसके रिगार्डिंग नर्मदा हाँ। परिक्रमा ये है इतनी बड़ी ये जर्नी क्यूरियस है 3500 किलोमीटर्स की ये लोग बिल्कुल, करते हैं तो क्यों करते हैं बिल्कुल। क्या क्या मिलता है इससे जैसे मेरी बिल्कुल। भी जब पहले चालू की थी नर्मदा परिक्रमा तो मेरी भी जैसे क्यूरियोसिटी थी वो बहुत थी कि नर्मदा परिक्रमा है लोग क्यों करते हैं और बीइंग जैसे हाँ, मैं ज्यादा वैसे तो मैं एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हाँ। हूँ तो बीइंग अ साइंस मैं साइंस स्टूडेंट था इसकी वजह से जी मुझे भी हाँ। जानना था कि ये नर्मदा परिक्रमा लोग करते हैं तो जब ये करते हैं तो उनको क्या मिलता है उनसे और जैसे मैंने ये क्यों मेरी करते हैं? नर्मदा परिक्रमा चालू की और क्या जैसे मेरी मिलता खत्म है? हो रही थी तो उसके जो आंसर्स है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी हाँ, वो मुझे मिलते मिलते गए इसमें इस नर्मदा परिक्रमा में हाँ। तो ये एग्ज़ैक्टली, महत्वपूर्ण था मेरे लिए ये जानना एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बिल्कुल। जैसे बहुत सारे डिबेट्स बहुत सही होते कहा हैं आपने। आप जब देखेंगे साइंस है स्पिरिचुअलिटी है बहुत सारे डिबेट्स भी होते हाँ, रहते हैं हाँ, लोग कहते हैं कि लोग तो चांद हाँ, पर चले गए फिर भी लोग ये धार्मिक हाँ, और ये सब होते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे डिबेट्स भी मैंने देखे लेकिन जो हाँ। अगर लोगों को सच में ये स्पिरिचुअल क्या है या साधु संत और ये अपनी हिंदू कल्चर संस्कृति क्या है अगर वो सीखनी होगी तो उनको एक बार ज़रूर ये एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी पड़ेगी तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें ये सीखेंगे इस नर्मदा करनी पड़ेगी। परिक्रमा में। इससे हाँ, अच्छा हाँ। कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा अमित जी। और ऑटोमैटिक स्पिरिचुअलिटी कैसे हुँ, हुँ। पैदा होती है, कैसे बढ़ती है, ये तो आप मतलब मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हम लोगों को अब ये भी देखना होगा अमित जी कि ओके। विदेश के लोगों को भी हम ये सहायता दें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये उनकी एक बहुत हुँ, ऑनेस्ट हम लोग सहायता हेल्प कर पाएँगे कि उनको अगर हम ये एडवाइस दे पाएँ कि भैया आप कुछ मत करो 2 हुँ। महीने 3 महीने का टाइम निकाल लो अपने जीवन से और एक बार चल पड़ो बस नर्मदा के किनारे। क्या होगा ये हाँ, फिर हाँ। आपसे हम बाद में पूछेंगे पर आप चल पड़ो। तो वो किसी भी देश का आदमी जो कितना भी चाहे वो कोई भी एंग्जायटी में हो, कोई भी परेशानियाँ हों, कुछ भी हो क्योंकि ये हुँ, 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 हुँ। ऑटोमैटिक स्पिरिचुअलिटी ये पैदा वो कर तो है, देती है बहुत आदमी में। ऐसे उसमें वो पानी में कुछ ऐसा है, बहुत सारे संशोधन भी उधर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र के भी लोग हैं उधर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग नर्मदा परिक्रमा कि उस हाँ, 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 साइंटिफिक कि उस साइंटिफिक मिट्टी है में अमित क्या जी। है, हाँ, उस पानी में क्या बिल्कुल, है, ऐसा बिल्कुल क्या सही। है उस साइंटिफिक है। एरिया में। तो बहुत सारे संशोधन भी चल रहे हैं उधर रिगार्डिंग नर्मदा परिक्रमा, उधर लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है कुछ-कुछ लोगों की। तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं कौन करे लेकिन बहुत ऐसे बीच में सुना था मैंने। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे धीरे-धीरे पता बहुत चला से था लोग करते क्योंकि हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को रिगार्डिंग नर्मदा परिक्रमा कुछ पता नहीं है ज़्यादा और जैसे पता चलता है, तो लोगों को अचानक से हाँ, पता एक नहीं। क्यूरियोसिटी जगती है कि हुँ, ये ती 3500 किलोमीटर्स की परिक्रमा ये क्या है, कैसा है? लोग हाँ। तो ये भी बहुत कैसे सारे करते हैं? लोगों के मन में एक सवाल रहता है। तो वैसे तो बहुत सारे अभी लोगों को पता चल रहा है धीरे-धीरे थ्रू माध्यम है जैसे ऑनलाइन पता चल रहा है, थ्रू बुक्स के बारे में पता चल रहा है और जैसे आपकी भी एक बुक निकल रही है उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी नर्मदा परिक्रमा के बारे में। पता तो जैसा बिल्कुल, आपका एक बिल्कुल। कौन-सा एक अनुभव आप से शेयर करना चाहेंगे कि आपका एक बुक का जो आपने महसूस किया था इस परिक्रमा में? मैंने एक्चुअली क्या है हुँ, कि हुँ, अमित जी पैदल की परिक्रमा नहीं की है, लेकिन मैं तो इस 15 साल के हुँ, लगभग हुँ, हो गए जो नर्मदा के किनारे ही रह रहा हूँ। तो जो क्षेत्र मैंने देखे हैं उनका मैंने एक-एक कहना चाहिए किलोमीटर का, एक-एक फुट हुँ, का हुँ, अनुभव हुँ, किया और मैंने वाहन की परिक्रमा तो पूरी की है।
लेकिन मेरे साथ जो भी घटित हुआ है वो सब मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ, क्योंकि मैं 2011 में अमरकंटक गया। अमरकंटक जब हम लोग गए थे तो उस समय भी हमको कोई ऐसा ज़्यादा नर्मदा का वो नहीं था, बस घूमने चले गए थे। अमरकंटक एक जगह है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो हम लोगों ने परिक्रमा की है, पूरी की है, मीठी तलाई तक हम लोगों को जाना हमारा हुआ, भड़ूच, मीठी तलाई और पूरा हमने इधर का क्षेत्र का। तो ये मैंने ये देखा है कि एक इच्छा अगर हमारे अंदर होती है, जो मैंने महसूस किया, एक बार नहीं कई बार, और कुछ चीजें ऐसी अनुभव की होती हैं, जो इच्छा हो गई वो पता नहीं क्या ऐसी वो हो जाती थी कि वो इच्छा पूरी होने लगती है। आपको जाना है तो आप जाओगे, आपको करना है तो आप करोगे, आपको रहना है उसके किनारे पे तो आप रहोगे।